हाँ जी, हेलो एवरीवन। अपने लोग का जो क्लास है एडीएएस या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, ये आप समझ लो अपने लोग का फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। रीजन है यहाँ से जो पहले तो ऑब्वियसली हम अगला 15 मिनट रिवाइज करवा देगा, तो पहला 2-3 क्लास का हमारा समरी है जिससे एवरीबडी इज ऑन द सेम ग्राउंड, ठीक है। बट उसके बाद आई विल स्लो डाउन एंड डिस्कस द न्यू थिंग टू बी डन टुडे। आज का जो न्यू थिंग है वो रियल लाइफ में बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में, वो वाला है। सर ऐसा कौन सा टॉपिक का बात कर रहे हो? आज होने वाला है डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप स्लैश एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप स्लैश डेफिसिट डिमांड स्लैश इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मतलब ये सारा जो टॉपिक्स है, स्लैश बोलने का रीजन था कि सब कोई लगभग एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, विच इज इक्विलिब्रियम। बट इसी का अलग अलग केसेस जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना क्योंकि आज का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें पहले मैं 10-15 मिनट में लास्ट जर्नी रिवाइज कर लेता हूं, उसके बाद आई विल स्लो डाउन एंड अपने डिस्कस करेंगे व्हाट इज टू बी डन टुडे, ठीक है ना। तो ऐसा है, अपने लोग पढ़ रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसको अपने लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। बराबर है सर। अब सर यहाँ पर अपने लोग क्या डिस्कस किए थे? दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। देखो, सबसे पहला बात तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैठे हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैठे हो इसका मतलब यहाँ पे डिमांड का बात नहीं होगा, सप्लाई का बात नहीं होगा। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का बात होगा। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है याद दिला देता है। देखो, जब हम बोलता है फॉर एग्जांपल लेट मी मेक अ स्टेटमेंट कि मैं आज शॉप गया, शॉप में मैंने 3 ऐसा रिमोट डिमांड किया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे एक कंज्यूमर का बात हो रहा है और एक प्रोडक्ट का बात हो रहा है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। हम लोग अभी पढ़ने मैक्रो इकोनॉमिक्स बैठे हैं। तो इन माय फर्स्ट क्लास आई टोल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, दुनिया में सारे कंज्यूमर्स का डिमांड को जोड़ो, सारे कंज्यूमर्स का डिमांड को जोड़ो फॉर सारा कमोडिटीज, सारे कंज्यूमर्स का डिमांड फॉर सारा कमोडिटीज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक कंज्यूमर का डिमांड को ऐड कर रहे हो, एक एक कंज्यूमर का डिमांड को ऐड कर रहे हो, ये सच है, बट नॉट फॉर वन कमोडिटी, फॉर ऑल द कमोडिटीज। इसका मतलब अगर हम बोले कि हमारे क्लास में हम लोग सब कोई एक प्रोडक्ट खरीदने गए, एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट, इट कैन बी आटा दाल चावल, इट कैन बी बिस्किट कॉपी पेन, कोई भी चीज, कोई स्टेशनरी, हर वो चीज जिसका डिमांड आप ऐड करोगे और वो खरीदे कोई भी, गवर्नमेंट खरीदे, फर्म्स खरीदे, कंज्यूमर खरीदे, कोई भी खरीदे, हर वो डिमांड को अपने जोड़ देते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड। और मैं आप लोग को एक और लैंग्वेज सिखाया था कि जब भी कोई डिमांड करता है, जब भी कोई डिमांड करता है, सुन लेना, जब भी कोई डिमांड करता है बदले में क्या करना पड़ता है? खर्चा। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। वहीं पर दूसरा कॉन्सेप्ट था एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है सारा प्रोड्यूसर्स सब कुछ जो बेचने के लिए तैयार है। एग्रीगेट सप्लाई, जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो क्या आता है? इनकम। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अरे क्यों नेशनल इनकम? क्योंकि भाई सभी लोगों का आप इनकम ही जोड़ रहे हो यहाँ पे। एक्चुअली में आप सभी लोगों का सप्लाई जोड़ रहे हो। सभी लोगों का सप्लाई उनका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम। अब हम स्ट्रेट अवे केनेशियन इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड में ऐसे रियल लाइफ में होता तो 4 ही चीज है, बट अंडर केन्स या हमारे सिलेबस में एग्रीगेट डिमांड में खाली 2 ही खर्चा हम लोग जोड़ते हैं। कौन सा जोड़? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप लोग भूल रहे हो तो याद दिला दे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो मेरे आपके जैसे कंज्यूमर्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म्स करते हैं। फर्म्स कैसा खर्चा करता है सर? मशीन खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा, फर्म्स को आज मान लो चिप्स बेचना है तो आलू का दरकार है, मसाले का दरकार है, रॉ मटेरियल है, ये सब राइट, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। साथ साथ में
साथ साथ में जो आप लोग बिल्डिंग खरीद रहे हो, जो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, वो भी आप लोगों का एक एक्सपेंडिचर है, वो भी आप लोगों का एक एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होने लग रहा है, वो भी आपका एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होने लग रहा है। सर बात तो देख लो क्रिस्टल क्लियर है ना इतना बात? यस सर, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। तो अब अपने लोग अगर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, एवरीबडी, अगर अपने लोग अब डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दो। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दो तरीके के खर्चे को, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दो तरीके के खर्चे को जोड़ता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो जो मेरे और आपके जैसे लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जो फर्म्स करते हैं। तो यानी कि अपने लोग ये बात पढ़े थे, अभी रिकॉल कर रहे हैं हम लोग लास्ट 2-3 क्लास। तो एग्रीगेट डिमांड का दो पार्ट्स होता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा एवरीबॉडी रिमेंबर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं क्या? हाँ सर, बात सही है, बराबर है सर बात। वहीं पर सर नेक्स्ट लेवल बातचीत होता है और आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, आज आप लोग एक बात समझ लीजिए, कोई भी इंसान जो सप्लाई कर रहा है यानी कि प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे इनकम आ रहा है। आप अगर दिमाग लगाओगे, कोई भी इंसान दुनिया में इनकम का दो ही चीज करता है, खर्चा या सेविंग्स, खर्चा या सेविंग्स। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कोई भी तरीके का खर्चा और प्लस सेविंग्स। तो अगर अपने को कोई बोला एग्रीगेट डिमांड ढूंढ के बता, तो अपने बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बट कोई अपने को बोलेगा सप्लाई ढूंढ के बताओ, अपने बोलेंगे कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। हाँ सर, बात सही है कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, बट रिवाइज करवाना पड़ेगा मेरे को फाइल, क्योंकि आज का टॉपिक अपने आप में बहुत लेंदी है, सबसे लेंदी टॉपिक आज होने वाला है, तो मेरे को रिवाइज फास्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। चाहे कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, दो तरीके का होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। सर याद तो है बात, इधर लिख लेते हैं, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। वापस से, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। सर हम लोग भूले बैठे हैं, क्या है ये फिर से बताइए। देखिए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो इनकम पे निर्भर नहीं है। आप एक सिंपल सा लॉजिक समझना, आप एक सिंपल सा लॉजिक समझना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो इनकम पर निर्भर नहीं है। आप लोगों को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर कोई इंसान पैसा नहीं कमा रहा है, क्या उसको रोटी या बेसिक चावल, बेसिकली कोई बेसिक फूड नहीं चाहिएगा क्या? इनकम नहीं कमा रहा तो क्या खाना नहीं खाएगा? क्या खाएगा तब भी। कैसे हो सकता अपना पुराना सेविंग से पैसा निकाले, सेविंग्स में नहीं है उधार ले, उधार नहीं ले सकता भीख मांगे। बोलने का मतलब ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू यू इज कि जरूरी नहीं है कि इनकम होगा तभी कंजम्पशन होगा। कुछ खर्चा ऐसा भी है, कुछ खर्चा ऐसा भी है जो इनकम लेवल पे निर्भर नहीं करता है, वैसा खर्चा को हम लोग ऑटोनॉमस। पर अब आप ऑब्वियसली जानते हो, अगर मेरा इनकम बढ़ा, मैं और टी शर्ट खरीदूंगा, मैं और बाहर ट्रेवल करूंगा, मैं और लेजर एक्टिविटी करूंगा, मैं और टेलीविजन लेकर आऊंगा घर पे, और बेटर टीवी लेकर आऊंगा घर पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस मतलब वो जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। और इन्वेस्टमेंट में ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है एवरीबॉडी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका अगेन इनकम से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है ना? आप बेसिकली एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने वाले हो। ऑब्वियसली आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हो, आपका अभी तो कोई इनकम है नहीं, क्योंकि आप खोलने वाले हो रेस्टोरेंट। अरे भाई, हो सकता है मेरा सपना हो हम ताज बंगाल का लेवल का होटल बनाएगा या रेस्टोरेंट बनाएगा, बट पहले मेरे को शुरुआत तो एक छोटा सा जगह रेंट पे हम लेगा, उधर पे कुछ हम कॉफी टेबल्स चेयर्स लगाएगा, तब हो तो हमको इन्वेस्टमेंट तब भी करना पड़ेगा, इवन मेरा इनकम कुछ भी नहीं है। यस और नो यार, उसको अपने बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। पर अब सोचो, ये मेरा रेस्टोरेंट चल पड़ा, मेरा इस रेस्टोरेंट से इनकम आने लग गया। जब मेरा ये रेस्टोरेंट चल पड़ा और मेरा इस रेस्टोरेंट से इनकम आने लग गया, तो मेरे को कॉमन सेंस का बात बताइएगा, तब हम क्या रेस्टोरेंट के अंदर बेटर एयर कंडीशनिंग नहीं कराएगा?
क्या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करवाएगा? करवाएगा। क्या हम रेस्टोरेंट का ऊपर वाला फ्लोर भी नहीं ले लेगा? ले लेगा। हम पूरा बिल्डिंग नहीं ले लेगा? ले लेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमारे इनकम लेवल पर निर्भर करता है वो हो गया इंड्यूस्ड। वो हो गया इंड्यूस्ड। सर बात हम लोगों को क्लियरली याद आ गया। एक चीज मैं और आपको बताया था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिखने का तरीका होता है ए प्लस बी वाई, जिसमें ए होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ए होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वो खर्चा जो इनकम पे निर्भर नहीं है, और बी वाई का मतलब होता है इंड्यूस कंजम्पशन, वो खर्चा जो इनकम पे निर्भर है। पर हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बात बताए थे, इन्वेस्टमेंट होता दोनों है, ऑटोनॉमस भी और इंड्यूस भी। बट हमारे केनेशियन इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करते हैं, हम लोग खाली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं, मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो। सर बात तो सही है सर। यहां पर हम लोगों का टॉपिक खत्म होता था कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। फिर हम लोग इसका ग्राफ समझे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो इधर पे ध्यान से सुनना। ये मेरा वाई एक्सिस पर कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, और ये मेरा नेशनल इनकम या आउटपुट लेवल दिखाता है ग्राफ, ठीक है। तो आप लोग देखो कंजम्पशन का ग्राफ, कंजम्पशन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का जाता था, याद है ना? ये यहां से स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि भले ही इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ है ही। नहीं समझे? अगर हम ऐसे स्टार्ट करता, तो ऐसे स्टार्ट करने का मतलब है कि हम बोल रहा है कि जब मेरा इनकम जीरो है तो मेरा कंजम्पशन भी जीरो है, जबकि बिट्टू आपको पता है ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक है ना यार। आप लोग स्टूडेंट्स हो, अभी प्रैक्टिकल बात करता, आप लोग का इनकम क्या है? कुछ भी नहीं है, तो क्या आप लोग का कंजम्पशन जीरो है क्या? घर में सबसे ज्यादा खर्चा आप पे ही होता होगा, उल्टा। तो कंजम्पशन जीरो है फिर भी तो आपका कंजम्पशन हो रहा है ना, इनकम जीरो होने के बाद भी, तो इसलिए ये यहां से स्टार्ट ही नहीं होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा। अब हाँ, अब आप लोग का 3 साल 4 साल 5 साल में जब इनकम होगा, तो आप जो इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, आप तो इस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आप ऊपर करोगे अपना खर्चा को, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका सी का लेवल, ये आपका हो गया सी का लेवल। एंड व्हाट डिड वी लर्न अबाउट आई? इन्वेस्टमेंट को हम लोग फिक्स्ड मानते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट का भी ग्राफ वैसा ही बनना चाहिए था कंजम्पशन जैसा, बट व्हाट डिड वी से कि इन्वेस्टमेंट का हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक्स में? खाली ऑटोनॉमस, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड है, वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड है, जो इनकम लेवल पे निर्भर नहीं। और आप लोग को याद होगा मैं बताया आज ही क्लास में, एडी होता है सी प्लस आई, एडी होता है सी प्लस आई, एडी होता है सी प्लस आई। इस वजह से आप देखो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक फिक्स्ड गैप जरूर रहेगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक फिक्स गैप जरूर रहेगा। और ये रहा मेरा एडी कर्व, ये रहा मेरा एडी कर्व। सर ये एडी कर्व कंजम्पशन के ऊपर क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई। सर एक बात और बता दीजिए फिर लगे हाथ, व्हाट? सर की सी प्लस आई है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसा शेप का क्यों है जैसा कंजम्पशन है? अरे भाई इधर देखो, इधर पे दो चीज है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बदलता है क्या? नहीं। कौन बदलता है बोलो? कंजम्पशन। तो एग्रीगेट डिमांड किसके इशारे पे नाचेगा? कंजम्पशन के। एंड इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का शेप कैसा होगा? कंजम्पशन जैसा। और इन दोनों के बीच में सर गैप कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने बोला था आपको कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, तो गैप जो डिस्प्ले कर रहा है वो कुछ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट ही है। गैप जो डिस्प्ले कर रहा है वो कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही है। इसके बाद सर हम लोगों का डिस्कशन और आगे बढ़ा था, और हम लोग एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम सीखे थे। एग्रीगेट सप्लाई क्या है रियल लाइफ में? एग्रीगेट सप्लाई रियल लाइफ में सर आपका नेशनल इनकम ही है। एग्रीगेट सप्लाई रियल लाइफ में सर आपका नेशनल इनकम ही है। अब देखो ये भी इनकम, एग्रीगेट सप्लाई भी इनकम, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई लाइन एक 45 डिग्री लाइन होता है। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली इनकम वाई एक्सिस पर भी ले रहे हो, एक्स एक्सिस पर भी ले रहे हो। तो जब इनकम जीरो है तब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जीरो। इसीलिए कर्व जो है वो 45 डिग्री लाइन का होता है। और इसके बाद हम लोग गाइस एक और चीज पढ़े थे, आप लोग को याद नहीं है तो हम डिस्प्ले कर देते हैं यहां पर, ये रहा, देखिएगा, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, जिसमें आप एग्रीगेट डिमांड, सेविंग, कंजम्पशन सब कुछ देखने वाले हो। और ये हो गया आपका, और सर साथ साथ में
एग्रीगेट सप्लाई भी हो गया, और ये आपका हो गया इनकम लेवल एक्स एक्सिस पे इनकम लेवल। सबसे पहले तो मैं सप्लाई लाइन बना के काम सलटाता हूं। सबसे पहले हम लोग सप्लाई लाइन बना के काम सलटाते हैं। तो आप लोग अगर यहां पर देखेंगे, ये जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है रेड कलर का, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई का लाइन, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई का लाइन 45 डिग्री लाइन। याद आ रहा होगा बातचीत, क्यों है 45 डिग्री लाइन? अरे भाई क्योंकि तुम इनकम के अगेंस्ट इनकम को प्लॉट कर रहे हैं। पहली बात तो 45 डिग्री लाइन, बताओ इसको एक बात, ये हो गया 45 डिग्री लाइन। एग्रीगेट सप्लाई रियल लाइफ में क्या है आपका? इनकम। अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, हम आप लोगों को एक डायग्राम बताए थे विच वॉज ऑफ कंजम्पशन। अब आप लोग देखो इधर पे कंजम्पशन का ग्राफ आप लोग सबको याद है ऐसा है। अभी तो ऊपर में रिवाइज करवाया, ये रहा देखो, अभी तो ऊपर में रिवाइज करवाया, ये रहा। तो गाइस अगर कंजम्पशन का ग्राफ आप लोगों को रिवाइज करवाया, ये रहा कंजम्पशन का ग्राफ जो कि यहां पर है कंजम्पशन। एक बात समझना, ये वाला जो कंजम्पशन है इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, सेविंग्स होता है इंसान का इनकम माइनस इंसान का खर्चा। आज अगर मेरा इनकम लेवल जीरो है शुरुआत में, एवरीबडी इनकम लेवल अगर शुरुआत में जीरो है एवरीबडी, पर मेरा खर्चा फिर भी सी के बराबर है, तो मेरा सेविंग्स कितना हो गया बोलो? माइनस सी हो गया ना। या यहां पर कंजम्पशन ए है तो y माइनस एस माइनस ए, यानी माइनस ए हो गया, यस और नो? क्योंकि कंजम्पशन मेरा ऑटोनॉमस ए के बराबर है। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था कि कंजम्पशन जैसे पॉजिटिवली ए से स्टार्ट होता है, वैसे सेविंग्स माइनस ए से स्टार्ट होता है। वैसे ही सेविंग्स बोलो बोलो माइनस ए से स्टार्ट हो। अच्छा फिर एक बात और, इस पॉइंट पे अक्षत ये बता, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? हाँ वेरी गुड, नहीं थोड़ा और पीछे चल के और सिंपल में समझा क्या हो रहा है। हाँ, सेविंग जीरो हो जा रहा है। क्यों? आप लोग समझो क्यों। क्योंकि इस लेवल पर आदमी का जितना इनकम है उतना ही खर्चा है। तो आप लोग सोच के देखो ना, अगर एक इंसान का इनकम 100 है और उसका खर्चा भी 100 है, तब उसका सेविंग्स कितना हो गया? जीरो। इसको मैं आप लोगों को लास्ट फ्यू क्लासेस में बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। तो व्हाट डिड वी लर्न? ये है ब्रेक इवन पॉइंट। खैर अब आप लोग ध्यान से सुनना, जब मैं सेविंग्स कर्व बनाता हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ब्रेक इवन यहां पे हो रहा है। तो जब हम लोग सेविंग्स का बनाएंगे, सेविंग्स कर्व ऐसे जाता है, सेविंग्स कर्व ऐसे जाता है। अब आप लोग अगर इसको इंटरप्रेट करेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आने लग जाएगा। कैसे? हम आपको बताते हैं। इधर देखिए आप लोग, शुरू में आप लोग देखिए क्या हो रहा है। ये आप रेड एरिया देखो, रेड एरिया दिख रहा है आपको जो हम रेड शेड किए हैं? ये रेड एरिया क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है वो सिचुएशन जिसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। छोड़ो ना, इधर देखो, ये आप लोगों का रेड लाइन है इनकम, ये आपका ऑरेंज लाइन है खर्चा। तो आप लोग को सभी को दिख रहा है कि खर्चा इनकम से ज्यादा है, खर्चा इनकम से ज्यादा है। ऐसा नेगेटिव सेविंग्स को डिस सेविंग्स बोलते हैं। अरे पैसा बना नहीं रहे हो तुम तो भाई, पैसा गवा रहे हो। थोड़ा और टाइम आगे बढ़ता है, थोड़ा और टाइम आगे बढ़ता है। अब देखो, तुम्हारा जो रेड लाइन है वो ऊपर आ गया और खर्चा वाला लाइन नीचे आ गया। मतलब अब पैसा तुम बचा रहे हो, एंड दैट इज व्हाई अब देखो हम लोग पॉजिटिव ओरिजिन के ऊपर यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ गए। ये मेरा इलाका किसका हो गया? सेविंग्स का। ये मेरा इलाका किस चीज का हो गया? सेविंग्स का। एंड ये दोनों पॉइंट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। ये इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि ये दिखाता है कि कंजम्पशन इनकम के बराबर हो गया। ये ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि मेरा सेविंग्स जीरो हो गया। उसका मतलब भी तो ब्रेक इवन ही होता है। ये ग्राफ्स हम लोग सब कुछ पढ़े थे अंटिल लास्ट, कुछ सम्स हुआ था, बट ओवरऑल यही डिस्कशन थी। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन वालों यस और नो? कम ऑन यार एवरीबॉडी। आई नो हमको फास्ट भागना पड़ा, बट यार 3 क्लास, उसमें हम लगभग 3.5-4 घंटा लिया था, इसमें ये 15 मिनट 20 मिनट मिला है। ठीक है, ऑनलाइन वालों कंफर्म करना, सब तब आगे बढ़ेगा। सब कोई कंफर्म करो। ओके, ठीक, बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दो सुनना।
कॉन्सेप्ट आ गया, सुनना एवरीवन। तीन तरीके का, हेलो एवरीवन, तीन तरीके का एम्प्लॉयमेंट लेवल्स का अब हम आपसे बात करें, शांति से सुनो। एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स तीन तरीके का, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके का होता है, हम आप लोगों से अभी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स का बात करने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, कोई फर्क नहीं, इधर देखो तीन लेवल पर ये हो। शांति से सुनना, अभी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, बट नहीं सुनेगा तो नहीं चलेगा, लिखना मत प्लीज, सुनना यार, इधर देखो। तो यहां अपने लोग तीन बात करने लग रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपने बोलते हैं, अच्छा अब यहां से ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम में आने ही वाला है, एक क्वेश्चन इधर से, शांति से सुनना, नहीं लिखेगा चलेगा, पूरा क्लास नहीं लिखेगा चलेगा, खाली सुन लेना, सुन लेना प्लीज। एक है आपका कॉन्सेप्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्सेप्ट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, एक है वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सर सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कंट्री में लोग हैं काम करने के लिए, रिसोर्सेज है, सब लोग हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है, हर वो इंसान जो काम करने के केपेबल है, एबल है, और जिसको जो विलिंग है, एक्सिस्टिंग वेज रेट पे जो इंसान काम करने के लिए केपेबल है और विलिंग भी है कि हाँ भाई हम काम कर देगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और इकोनॉमी में कोई भी ऐसा इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं है, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। शांति से समझना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप लोग सुनोगे फिर भी करोगे, सुन लेना कायदे से। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं ये बोल ही नहीं रहा कि तो इकोनॉमी में हर कोई के पास काम है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है ही नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हर वो इंसान जिसको काम करना और रेडी है काम करने को, उसके पास काम है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ग्रेजुएशन हो गया, आप लोग के लिए जॉब्स अवेलेबल है, पर आप बोले कि नहीं हम ग्रेजुएशन पे नहीं रुकेगा, हम जो है सीए एमबीए ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। तो जब आप वो कुछ करने जा रहे हो, वट एवर यू कॉल इट, सीए एमबीए एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब जो भी आप करने जा रहे हो, वो सब जो भी आप करने जा रहे हो, प्लीज पे अटेंशन, वो सब कोई कोई भी कोर्स आप करने जा रहे हो, ये तो आपका चॉइस है ना। आपने चूज किया कि अभी हम बैठ के घर पे पढ़ेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब, यस और नो। वो वाला केस आप नहीं बोल सकते कि देखिए सर हम अनएम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम हम डेफिनेशन लिखवा देगा, चाप मत लेना। वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा सिचुएशन जहां लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं करना, अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे। ये नहीं बोल सकते कि काम अवेलेबल नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज पर मंथ का जॉब अवेलेबल है एमबीएस के लिए, पर एमबीएस बोलते हैं, कुछ एमबीएस है जो बोलते हैं नहीं हम 1 लाख पे काम नहीं करेंगे। दैट इज द सिचुएशन ऑफ वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग इस पैसे पे काम नहीं करेंगे, ये वो लोग डिसाइड किया। अच्छा, और इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हाँ, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, उसको काम करना आता है, जो एग्जिस्टिंग सैलरी मिल रहा है मार्केट में, वो उस पर रेडी भी है काम करने को, पर उसके पास काम नहीं है, इकोनॉमी में उसके लिए जॉब ही नहीं अवेलेबल है। ये एक टेंशन वाला प्रॉब्लम, टेंशन वाला बात, ये एक सिचुएशन है इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? फिर से एक बार तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहे हैं, फिर लिखवाएगा, प्लीज सुन लेना। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां इकोनॉमी में जिसको जिसको काम करना है, हर वो इंसान एम्प्लॉयड है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो लोग जो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे, काम अवेलेबल है, उनको मे बी एग्जिस्टिंग वेज रेट पसंद नहीं आया, उनके लाइफ में कुछ और उनको चाहिए, मे बी
और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे खतरनाक सिचुएशन है जहां पे लोग अवेलेबल है काम करने को, काम करना चाहते हैं बट उनके पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं है। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज का बात हुआ, एकदम बेसिक बात हुआ अभी। चलिए लिख लेते हैं सबको ही। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट it refers to a situation, it refers to a situation where all those who are, refers to a situation where all those who are able, who are able and willing to work, who are able and willing to work at existing wage rates are getting work. Wage rates are getting work. सही है सर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सर ऐसा सिचुएशन है जहां हर कोई, हर वो इंसान जो एबल है काम करने के और जो इच्छा रखता है काम करने का, आर गेटिंग वर्क। खत्म हो गया, फुल स्टॉप। who are able and willing to work at existing wage rates are actually getting work। ठीक है सर। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है सर? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? It refers to a situation where a person, it refers to a situation where a person, where a person is unemployed, unemployed है because he or she, because he or she is not willing to work, is not willing to work, he or she is not willing to work at existing wage rate. He or she is not willing to work at existing wage rates. It refers to a situation where a person is unemployed because he or she is not willing to work at existing wage rates. काम ही नहीं करना existing wage rate पे, ये प्रॉब्लम हो गया। और इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आप लोग लिख लो, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में लिख लो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation, it refers to a situation in which all able and willing, in which all able and willing persons, in which all able and willing persons to work at existing wage rates, 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 do not find work, do not find work। बस खत्म बात। कि जो लोग एबल और विलिंग है टू डू वर्क आर अनेबल टू फाइंड वर्क। खत्म। एट एग्जिस्टिंग वेज रेट्स, काम ही नहीं मिल रहा है वो लोग। इनवॉल्यूंटरी, अपनी मर्जी के खिलाफ है ये चीज। इनवॉल्यूंटरी मतलब अपनी मर्जी के खिलाफ है गाइस। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब सर ध्यान से सुनिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक ऐसा पॉइंट जहां से एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर दोनों ही हिलना नहीं चाहेगा, दे आर हैप्पी एट दैट पॉइंट, जो इकोनॉमी के लिए बेस्ट है। सुनो अभी समझना बात, समझना बात। बोलिए सर क्या है सर? यहां व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, ये देखो, एग्रीगेट डिमांड है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ एग्रीगेट सप्लाई भी ओके, और यहाँ पे आपका इनकम लेवल्स है। यहाँ पर आप लोगों का गाइस इनकम लेवल है, ध्यान से सुनना अभी बात, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। So now what I was telling you all is
कि एडी हो गया, सी हो गया, आई हो गया, एएस हो गया, ये वाई हो गया। यहां पर इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ये देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब इकोनॉमी में कितना प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एग्रीगेट सप्लाई मतलब कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, कि इन प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड कितना है। और आपको हम बता देते हैं, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तब अचीव करता है, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तब अचीव करता है, कम ऑन, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तब अचीव करता है जब एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल। सोच के देखो, लॉजिकली भी ये सही है कि मान लो इकोनॉमी में, समझो बात को, मान लो इकोनॉमी में 1000 यूनिट्स का डिमांड है और 1000 यूनिट्स का सप्लाई है, तो इससे बेस्ट क्या है? इसीलिए बोला एडी इक्वल्स टू एएस, एडी इक्वल्स टू एएस, एडी इक्वल्स टू एएस, एडी इक्वल्स टू एएस। ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सुनना बात को, इसी को अगर आप नीचे टानोगे तो यहां पर जो आपका आ गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम का अप्रोच वन है, ये इक्विलिब्रियम का अप्रोच वन है एवरीबॉडी। ये एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब कॉपी कर लो इस बात को। अच्छा, यहां पर हेलो एवरीवन, यहां पे एग्रीगेट सप्लाई जब हम बता रहे हैं, अच्छा ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो फिर बोलते हैं। लिख लिया क्या? देखो, यहां पे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब पता है क्या होता है? यहां पे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब सब समझाता है, पहले ये लिख लो उसके बाद समझाता है, कॉपी कर लो फिर समझाता है। लिख लिया क्या? सही है सर, लिख लिया ना आप लोगों ने? वेरी गुड यार। अब इधर देखो सर, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। समझ में आया ना बातचीत? अभी इधर पे ध्यान दो सुनो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अभी शांति से बात समझना। इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? इधर देखो, मान लो इकोनॉमी में 10 लोग हैं काम करने के लिए, ठीक है, 8 लोग मिलके काम किए और 100 यूनिट्स ऑफ राइस प्रोड्यूस किए, तो ये एग्रीगेट सप्लाई तो है 100 यूनिट्स, बट ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है क्या? नहीं, क्योंकि 2 लोग तो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। अब मान लो 10 के 10 काम कर रहे हैं, अब जब 10 के 10 काम कर रहे हैं तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन 1500 किलो चला गया, 1500 केजीज। इसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और मान लो कोइंसिडेंटली इकोनॉमी में जितने लोगों को, इकोनॉमी में जितने लोगों को, सुनना एवरीवन, इकोनॉमी में जितने लोगों को काम चाहिए था, काम मिल गया। काम चाहिए था तब काम मिल गया। जब मैं बोल रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब आई डोंट मीन कि जिसको अपनी मर्जी से काम नहीं करना वो लोग को भी काम मिला, नहीं 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 नहीं। वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में रहेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो आप ऐसी इकोनॉमी में हो जहां जिसको काम करना है सबको काम मिल गया, वैसा होने के बाद इकोनॉमी में 1500 केजी ऑफ राइस प्रोड्यूस हुआ। एंड पता है हम लोग को बाद में पता क्या लगा कि इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है कंज्यूमर्स का वो भी 1500 केजी ही। ऐसा सिचुएशन जहां सबके पास जॉब्स है और उस जॉब्स को मिलने के बाद जो टोटल आउटपुट होता है वो टोटल आउटपुट इक्वल है एग्रीगेट डिमांड से। जब ये तीनों कंडीशन मिल बैठते हैं तब आपका कंडीशन बोलते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया।
और टू इवन पॉलिश इट फर्दर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्या अचीव हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग जिसमें आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम का भी 3 मीनिंग आएगा। हम अभी क्या बताया आपको? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोला चिराग? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। चिराग डेफिनेशन देने का दरकार नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझा पॉइंट वाइज। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना चाहिए। परफेक्ट। हाँ, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट कोई भी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वेरी गुड। नंबर 2। नंबर 3। ठीक है, ये दोनों में ही हालांकि आपने कवर कर दिया तीनों पॉइंट, तो ही इज करेक्ट कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। और एग्रीगेट डिमांड किस सप्लाई के इक्वल है? कोई भी सप्लाई के नहीं, वो सप्लाई जो इकोनॉमी में होगा अगर इकोनॉमी में हर कोई काम कर रहा है तो। उस सिचुएशन को आइडियल इक्विलिब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मान लो तुम अगर इकोनॉमी में सबको काम पे लगा दे, सबको काम पे लगा दे मतलब जिसको काम करना है, और मान लो ये लोग मिलकर 50,000 केजी 50,000 केजी प्रोड्यूस कर सकता है, और कोइंसिडेंटली पता चलता है इकोनॉमी में डिमांड भी 50,000 केजी का है। इस पॉइंट को, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल आया, इस पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो। क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोल? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों आया? क्योंकि एडी इक्वल टू एएस है। क्यों? क्योंकि एडी इक्वल्स टू एएस है। क्योंकि एडी इक्वल्स टू एएस है। क्योंकि बोलो एडी इक्वल्स टू एएस। एडी इक्वल टू एएस है। इक्विलिब्रियम वर्ड इसलिए आया। फुल एम्प्लॉयमेंट इसलिए आया क्योंकि ये वो एएस है जहां पे हर लोगों को काम मिल गए, जहां हर लोगों को काम मिल गए। अंडरस्टूड और अंडरस्टूड? जहां हर इंसान को काम मिल गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब एक और चीज, इक्विलिब्रियम हम बता रहे हैं आपको, एक और कॉन्सेप्ट है अप्रोच टू। सुनना सबको, अप्रोच टू। आप लोग ही बोले है ना, आप लोग ये एग्री करें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? बोलो 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 बोलो। एडी इक्वल्स टू। ठीक है, अभी रुकना एक सेकेंड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर? सर एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो बोलो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, बराबर। सर एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? बोलो। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन प्लस, तो अगर हम यहां पे काट दे तो ये हो गया ना, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स। ये है सेकंड इक्विलिब्रियम अप्रोच। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी। 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 इसका मतलब अगर पूरा बात का, आज के क्लास का अगर मेन निचोड़ निकालना है, पहले लेट एवरीबॉडी कॉपी फिर बोलता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आज के क्लास का बेसिक निचोड़ निकालना है तो बात इतना ही है कि अगर आप इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, इफ यू आर रेफरिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, देयर आर टू थिंग्स दैट गो साइड बाय साइड। अप्रोच वन, अप्रोच टू। Approach 1 is equilibrium is achieved when AD equals to AS. Approach 2, savings is equals to investment. Savings is equal, बेटर लिखना चाहिए, AD इस तरफ है ना, I equals to S. क्लियर है? नहीं क्लियर है? कम ऑन यार, बराबर बात है सर। लेकिन सर, लेकिन सर अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? अभी यहां पे ध्यान देना। आप लोग खाली इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखकर नहीं आ सकते, आपको बताना होगा अगर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, उसके पहले मैं एक बार डायग्राम दिखा दिया आपको AD इक्वल्स टू AS का। ये AS है एवरीवन, ये आपका AD है। तो आपको इक्विलिब्रियम का डायग्राम बोले, ये AS हो गया, ये AD हो गया,
ये आपका CIAD और AS दिखाता है, ये आपका ओवरऑल आउटपुट लेवल दिखाता है ना। तो देयरफॉर दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, बराबर। लेकिन व्हाट इफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी की बात चल रही है, अप्रोच 1 है ये, हाँ अगेन अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 2 मतलब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी। अप्रोच 2 में क्या चल रहा है सर? अप्रोच 2 में आप लोग देखो, आपको समझ में आएगा बात। अभी आप लोग सब कुछ डिस्कस किए हमारे साथ, इधर देखिएगा सर प्लीज। अगर आप लोग को ध्यान है, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, याद है नहीं याद है? इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। इसका मतलब अगर ये y है जिसमें आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और ये x है जिसमें आपको वही सेम आउटपुट लेवल दिख रहा है, ये आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये आपका ऑटोनॉमस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ओनली अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, इन्वेस्टमेंट इज ओनली अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, इन्वेस्टमेंट इज ओनली अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, मतलब फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं है। और सेविंग्स का आप लोगों को याद होगा, सेविंग्स का ग्राफ जो होता है वो, अब ये मत बोलना याद नहीं है, आप लोगों को मैं बताया भी, ये ओरिजिन है। सेविंग्स का ग्राफ ओरिजिन से ऊपर से शुरू होगा कि ओरिजिन के नीचे से? ओरिजिन के ऊपर से या ओरिजिन के नीचे से? क्यों नीचे से सर, याद है क्या? क्योंकि जब ये रहा, देख लीजिए, हम आप लोगों को आज रिवाइज भी करवाया मैटर ऑफ फैक्ट, कि जब इनकम जीरो रहता है तो खर्चा तब भी रहता है, और तब खर्चा तब भी है, तब सेविंग्स क्या होगा? नेगेटिव। तब सेविंग्स क्या होगा? नेगेटिव। दैट्स करेक्ट। तो इस वजह से सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी का ग्राफ जो है वो नीचे से देखिए स्टार्ट होगा, यहां देखिएगा, ये देखिए नीचे से सेविंग्स का ग्राफ स्टार्ट हुआ, ऊपर तक गया, ये आपका सेविंग्स कर्व है, ये आपका सेविंग्स का ग्राफ है, ये आपका, आपको पता है नेगेटिव होता है। और ये देखिए यहां पर सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और अगर आप इसी को नीचे टाने तो ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये दोनों बात सेम है, आप लोग समझ रहे हो ना? दोनों बात सेम है। गाइस ऑफलाइन वालों किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है, हाथ उठाना प्लीज, कम ऑन एवरीबॉडी। डाउट है बिंदास पूछो। ओके क्रिस्टल क्लियर है। ऑनलाइन में बात करते हैं। हाँ जी भाई, ऑनलाइन में किसको किसको क्रिस्टल चमक गया एकदम, बताओ बड़ा। ओके पलक, बितान, बाकी लोग? दृष्टि, अच्छा, प्रगति, पलक, हिमांशी, रजत, ग्रेट, कैवी, ओके, सही 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 सही। ठीक, डन है क्या? यस सर। जब भी आप लोग ये ग्राफ बनाओ ना, पहले आपको कहानी बताना एग्जामिनर में। क्या कहानी बताना है? कि वही, इन द अबव ग्राफ AD एंड AS इंटरसेक्ट एट E, EQ रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर एग्जामिनर को तुमको ये समझाना है, देख भाई एग्जामिनर, इधर पे ध्यान से सुनना, ये सब कॉपी हो गया ना, बराबर है, समझ आ गया? अभी क्लास में अगर कुछ याद रख के जाना है ना, एक काम करता है, अभी तक का क्लास का लर्निंग को हम रिवाइज करवा देते हैं, पहले कॉपी कर लो फिर रिवाइज करवाता है, क्योंकि सुनना पड़ेगा। देखो आज क्लास में मेनली दो चीज अपने प्रिपेयर की है अभी तक, दो चीज अपने प्रिपेयर की है। पहला, पहला एम्प्लॉयमेंट का तीन टाइप्स। फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां जिसको काम करना है उनके पास काम अवेलेबल है, फुल स्टॉप। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब काम खाली उसी के पास नहीं है जो अपने चॉइस से खाली बैठा है। इनवॉलंटरी मतलब काम करना है पर काम नहीं है। ये था, और ये बहुत ही बेसिक लेवल का बातचीत था। फिर एक लेवल ऊपर आया और हम आपको बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक बात बताना, इक्विलिब्रियम अराइव करने का कितना अप्रोचेज है? एक की दो? कितना? एक की दो। पहला अप्रोच ASAD अप्रोच, पहला अप्रोच ASAD अप्रोच, मतलब इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, खत्म। दूसरा अप्रोच ADAS से ही पैदा हुआ है, क्या नाम है? सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, जो क्या बोलता है कि AD का AS होना मतलब सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट होना। AD इक्वल्स टू AS मतलब सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। बात समझ आया? अब याद रखना एक बात,
ग्राफ में कभी भी इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जो इकोनॉमी के लिए बेस्ट है। ऑब्वियसली आप यही, एक मिनट, हम आपको 3 ऑप्शन दिया, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों 3 ऑप्शन दिया, ठीक है ना? चलो अब मेरे से बात करो, लिख लिया सबको, ये लिख लिया ना? चलो आप लोग को हम 3 ऑप्शन दिया, देखो 3 ऑप्शन है, आप ही मेरे को बताओ ना इकोनॉमी के लिए सही क्या है। मैं क्यों बोलने लगा, इधर देखो, ऑप्शन 1 हो गया, ये ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन 3। एक बात तय है, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, एक बात तय है कि इकोनॉमी का जो सप्लाई है, जब सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग जिनको काम चाहिए था वो लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो आउटपुट तुम कर नहीं सकता। मान लो सारे के सारे लोग मिलकर 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं, 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं, सारे के सारे लोग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हम लिख ही दिया, एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अब आपको मैं 3 कंडीशंस दिया इकोनॉमी के, 3 कंडीशंस दिया। एग्रीगेट डिमांड केस 1, कि एग्रीगेट डिमांड 8,000 यूनिट्स है, सुनना बात को। दूसरा केस, एग्रीगेट डिमांड 10,000 यूनिट्स है। तीसरा केस, एग्रीगेट डिमांड 12,000 यूनिट्स है। आप लोग भूल जाओ ना, हम आपको इक्विलिब्रियम करके कुछ समझाया नहीं, सिखाया हम, नहीं बताया हम कुछ इक्विलिब्रियम करके, ठीक है? मेरे को खाली एक बात का जवाब देगा क्या? तुम इकोनॉमिस्ट के सेंस से सोचो, एक इकोनॉमिस्ट कौन सा ऑप्शन को बेस्ट बताएगा? ऑनलाइन वालों पहले ये बताओ आप लोग। वेरी गुड, ऑनलाइन में सबका लॉजिकल और करेक्ट आंसर आया। ऑफलाइन ऑप्शन 1 कौन कौन बोल रहे हैं? पुनीत, तू? यस और नो यार, नहीं बोल रहा है। तो एक बात बताओ, ये हम नहीं बताता तो भी इक्विलिब्रियम वर्ड भारी है, बट कॉन्सेप्ट तो यही है ना। अब सोचो, अब एग्जाम में ये लोग यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अब ये लोग बोलेगा, अच्छा सुन इधर सुन, अगर एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट सप्लाई, सुनो, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, अब आप लोग बताओ, सप्लाई अगर डिमांड से ज्यादा है, सप्लाई अगर डिमांड से ज्यादा है, मतलब प्रोड्यूसर लोग ज्यादा बना के बैठा है। अब प्रोड्यूसर्स को ये एक्स्ट्रा आइटम बेचने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? प्राइस घटाना होगा। इकोनॉमी में जब प्राइस घट रहा होता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन। तो यानी कि दिस विल लीड टू डिफ्लेशन। चलो इधर आओ, अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, अब प्रोड्यूसर बोल रहा है मेरे पास 10,000 यूनिट्स, खरीदने वाले हैं 12,000 के, तो हम दाम को क्या करेगा बताओ? बढ़ा देगा, जिससे 2,000 एलिमिनेट हो जाए। तो मतलब महंगाई बढ़ रहा है, यानी कि दाम बढ़ रहा है, यानी महंगाई हो रहा है, इन्फ्लेशन। अब देखो तीनों में खाली एक ही का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑप्शन 2 का, ऑप्शन 2 का कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं, इसीलिए तो ये इक्विलिब्रियम है, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। बात समझ आया कि नहीं समझ में? यस सर, कॉपी कर लो इस बात को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है। हेलो, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है, यही सिचुएशन
तो हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं ना, देख एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है अक्षर, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बता, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन कट गया, इसका मतलब इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अरे समझो ना बात, ऐसा क्यों, लॉजिक समझो। लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, अरे भाई लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं कि का मतलब है अब वो लोग से खर्चा करवाना है। लोगों से खर्चा आप कब करवा पाएंगे, जब आप प्राइस रिड्यूस करेंगे, वही तो डिस्कशन चल रहा था। हाँ या ना बोलना, कि जब सेविंग्स, आया बात समझ में, क्योंकि हम दोनों अप्रोच से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर एडी ग्रेटर देन एएस है, इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग्स। कि लोग सेव कम कर रहे हैं, लोग सेव कम कर रहे हैं मतलब लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। हाँ या ना बोलना, यस सर। तो इट दीज आर बोथ द सेम कंडीशन। सही है सर, क्लियर है ना। अभी हो गया ना। अभी हम लोग इसका प्रॉपर आंसर्स बनाएंगे, चिंता मत करना, हम अभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखवाएगा। बट पहला क्वेश्चन हम आइए सर, सब कोई पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन। हम एक अप्रोच बता रहे हैं, सुनना, होमवर्क है सबको दूसरा अप्रोच करके लेके आना है, ठीक है, सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड स्लैश इन्फ्लेशनरी गैप। गैप 6 मार्क्स। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो एक्चुअली मेरे को ये पढ़ाना है, बट हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा है जिससे आई कैन टॉक ऑन दिस। अब समझो बात, एक्सेस डिमांड कब होता है, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड, बोलो बोलो, इकोनॉमी में किससे ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से। थोड़ा गलती कर दिया, जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट से। एग्रीगेट सप्लाई तो कुछ भी हो सकता है, जब एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गया, तब आप बोलते हो आपका इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। पता है क्यों, अगर मान लो हम सप्लाई 1000 कर सकता है, अभी हम 800 ही कर रहे हैं, तो अगर एक्सेस डिमांड है तो कोई दुख का बात है क्या, नहीं सप्लाई बढ़ा दो। बट एक्सेस कब बोलेंगे हम लोग कोई चीज को, एक्सेस कब बोलेंगे हम लोग कोई चीज को, जब हम चाह के भी उसका प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे, तब एक्सेस डिमांड बोलते हैं। बात समझ आ रहा है। आप लोग अगर खाली ब्लाइंडली बोलते हो हाँ एक्सेस डिमांड है, तो एडी ग्रेटर होगा एएस से, तो आधा बात है। एडी ग्रेटर होगा एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट से। एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितना जोर लगा के हम सप्लाई कर सकता था हम कर दिया, जितना जोर लगा के हम सप्लाई कर सकता था हम कर दिया। फिर भी मेरे पास डिमांड है, फिर भी मेरे पास डिमांड इतना ज्यादा है कि अब हम कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा सप्लाई तो, नॉर्मली एक्सेस डिमांड को हम कैसे मीट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे देखो, खाली ये पीछे में एक बेंच खाली, फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई घुसा क्लास में बच्चा 3 जन, हम बोला कि एक काम कर तुम लोग जो है वहां पे पीछे में एकदम लास्ट में जाके बैठ जाओ, लेकिन 3 के बाद और 20 जन आ गया क्लास के अंदर, तो हम चाह के भी पूरा कर पाएगा क्या वो, हमको कुछ और उपाय देना होगा, बट इस इकोनॉमी में तो हो, इस क्लासरूम में तो हो नहीं सके। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्सेस डिमांड स्लैश इन्फ्लेशनरी गैप। जहां एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी है, मतलब जितने लोग काम करके जो प्रोडक्शन कर सकते थे सब हो रहा है, वो होने के बाद भी, वो होने के बाद भी, उतना प्रोडक्शन करने के बाद भी डिमांड उससे ज्यादा है, उतना सप्लाई भी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा। अभी क्रिस्टल क्लियर है ना सभी को। चलिए अब आंसर लिखेंगे।
अच्छा, अब अभी सुनो सुनो, सॉरी 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 सॉरी, ये तो समझ में आ गया। आप लोगों को जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे, आपको क्या करना है, पहले आपको बताना है कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन, फिर आपको बताना है ग्राफ, फिर आपको बताना है कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्यों होता है। अच्छा, अब एक्सेस डिमांड होता है तो उसका उपाय क्या है, ये पूरा लिखोगे तब आंसर खत्म हुआ। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बातचीत करते हैं तो और समझ में आएगा। लिखिए, when in an economy when in an economy when in an economy aggregate demand aggregate demand exceeds aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level aggregate supply at full employment level एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द डिमांड इज सेट टू बी एक्सेस डिमांड। द डिमांड इज सेट टू बी excess demand. When in an economy aggregate demand exceeds aggregate supply, when in an economy aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level, then the demand is said to be excess demand. अब आप लोग यहां पर अब आप लोग यहां पर देखो। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप भी बताना है, लिखो इन्फ्लेशनरी गैप, अभी हम दिखा देगा, चिंता मत करना। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन मतलब चीजों का दाम बढ़ना, इन्फ्लेशन मतलब चीजों का दाम बढ़ना। इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप showing excess of showing excess of showing excess of current aggregate demand over aggregate supply at full employment level. Excess of aggregate demand over aggregate supply at full employment level. Inflationary gap is the gap showing excess of current aggregate demand over aggregate supply at full employment level. मतलब डिमांड इतना ज्यादा है कि सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी इनफ नहीं है। डिमांड इतना ज्यादा है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, ये इन्फ्लेशनरी गैप नहीं समझ में आया होगा, आई एम श्योर इधर पे भी समझ आ जाएगा, ध्यान दीजिए प्लीज। ये देखिए, प्लीज कॉपी मत करना, साथ साथ में पहले समझ लेना डायग्राम, उसके बाद हम कॉपी करने के लिए वेट करेगा आप लोग का। प्लीज 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 पे अटेंशन। ये एडी हो गया, ये एएस हो गया, ये कंजम्पशन है व्हाट एवर इट इज, और ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, बराबर है। सबसे पहले आप लोग देखो, ये आप लोगों का हो गया एग्रीगेट सप्लाई, ये आप लोगों का हो गया एग्रीगेट सप्लाई विच इज अ 45 डिग्री लाइन। अब आपको पहले दिखाना है आइडियल कंडीशन। क्या? आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब है वो कंडीशन जहां सब कुछ सही सही होता, जहां सब कुछ सही सही होता। मतलब इधर देखो, ये ध्यान देना प्लीज एवरीवन। ये देखो, ये एग्रीगेट डिमांड एडी जीरो है। रुको 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 रुको, ये असल एग्रीगेट डिमांड नहीं है, ये असल एग्रीगेट डिमांड नहीं है, ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो होना चाहिए था। प्लीज पे अटेंशन, ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो होना चाहिए था टू एंश्योर कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये वो है, मतलब इट इज द आइडियल सिनेरियो टू बी इन। इसका मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसको हम लोग मानेंगे तो इसका मतलब है आप लोगों का फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम।
क्योंकि ये आउटपुट और इनकम सेम है। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए FEO। FEO का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। मतलब सारे लोग काम कर रहे हैं तो आउटपुट कितना हो रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं तो आउटपुट कितना हो रहा है। लेकिन एक बात बताना, रियल लाइफ में एग्रीगेट डिमांड इस फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को कैटर कर रहा है क्या? नहीं, रियल लाइफ में तो एग्रीगेट डिमांड कुछ और ही है सर। तो सर दिखाइए वो कुछ और, ये रहा AD1। ये है करंट डिमांड। क्या है करंट डिमांड? सुन लो सब कोई, AD1। कौन सा है करंट डिमांड? ऊपर देखो, AD1। AD0 होता तब तो बढ़िया होता, बंद कर देते टॉपिक, इकोनॉमी में कोई एक्सेस डिमांड नहीं होता। लेकिन रियल लाइफ में इकोनॉमी में डिमांड कितना है? AD1। मैं क्या बोला था, यही तो डेफिनेशन में भाई लिखाया ना, कि ऐसा एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, जो एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है। तो अब आप लोग देखो एक सिंपल सा चीज, इक्विलिब्रियम कहां होना चाहिए था? यहां, इक्विलिब्रियम यहां अचीव हो जाना चाहिए था। बट हम लोग का डिमांड तो यहां तक चल रहा है, इसको एक बार एक्सटेंड कर दो। इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसीलिए इसको ऐसे डॉटेड एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो गैप है गाइस, ये होना चाहिए था इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो गैप है एवरीबॉडी, ये जो गैप है एवरीबॉडी, ध्यान से सुनना, ये जो गैप आप लोगों को दिख रहा है ना, अच्छा इसको इक्विलिब्रियम मत बोलो क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, इसको ऐसे ही पॉइंट ए लिख दो। ये जो गैप है गाइस, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, दाम बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशनरी गैप, दाम बढ़ने वाला है। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? यार अंडरस्टूड। अब कॉपी कर लो, और बात करेगा, डोंट वरी। यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं साइड में ए बी इज द इन्फ्लेशनरी गैप, ए बी इज द इन्फ्लेशनरी गैप। हो गया क्या एवरीबॉडी? यस सर। इन्फ्लेशनरी गैप, हाँ तो उसको हम लोग अभी मार्क करेंगे ना। आप बोल रहे हो 81 और एएस मीट कर रहा है, हाँ वो है इक्विलिब्रियम, बिल्कुल 81 और एएस है इक्विलिब्रियम। बट इक्विलिब्रियम आइडियली बोलना किसको चाहिए? वो जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई से, उस एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वाला तो एक ही जगह हो सकता है ना, क्योंकि ये देखो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, इसके बियॉन्ड इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकता। ये जो हम आगे दिखा रहे हैं ये रियल लाइफ में अचीवेबल ही नहीं है। क्यों जानवी? समझो जानवी, अगर आपको खाली रटने वाला बात करना है तो फिर जानवी ये हमको नीचे एक्सटेंड कर देना चाहिए, राइट? बट ये अचीवेबल है क्या इकोनॉमी में? अरे अगर इकोनॉमी इस आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस कर पाता तो उसके पहले वालों को फुल एम्प्लॉयमेंट बोलता तो। अभी हम लिखवाएगा आगे, अभी बाकी है। समझ में आ गया ना सभी को? देखो स्टेप बाय स्टेप है, लॉजिकल अप्रोच है। इधर पे, अभी इधर पे सुनना सबको। द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, ये पूरा एक ही आंसर चल रहा है अभी, ठीक है ना, आंसर चेंज नहीं हुआ है। अब आपको एग्जामिनर को बताना है कि भाई एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, सुनो, कि ये एग्रीगेट डिमांड इतना ज्यादा कैसे हो गया? हेलो, एग्रीगेट डिमांड इतना ज्यादा कैसे हो गया? शांति से सुनना। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया,
एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स क्या क्या है? 4 होता है। ऐसे लेते 2 है, बट रियल लाइफ में होता कितना? 4 है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने का पहला रीजन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया होगा, हाँ या ना? अरे भाई एडी ज्यादा क्यों है? क्योंकि एडी के अंदर का वैल्यूज बढ़ गया होगा, सी बढ़ गया होगा। दूसरा आई बढ़ गया होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया होगा। जी गवर्नमेंट खर्चा बढ़ गया होगा। ई एक्सपोर्ट्स बढ़ गया होगा। 4 और पांचवा, इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक बदमाशी कर सकता है जिससे इकोनॉमी में डिमांड जोर से बढ़ेगा। बोलो क्या? मनी सप्लाई। मान लो गवर्नमेंट सस्ता में लोन डालने लग गया, हर कोई लोन लेने चला जाएगा और लोन का लोग क्या करेगा? डिमांड, कुछ ना कुछ खरीदेगा, तब भी तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा। हेडिंग डालो रीजंस फॉर, सब इसी में चल रहा है बेबी। रीजंस फॉर रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। अब यार याद रखना, रीजंस फॉर इन्फ्लेशनरी गैप नाम से आया तो परेशान मत होना, लिख लो। पहला, इंक्रीज इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। बस यही लिखते जाना है सारा कंपोनेंट्स के लिए, समझ गए ना? इंक्रीज इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेम बात, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब कुछ वही, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हालांकि होता ये दोनों इंक्लूड है, बट जब रीजन पूछे तो आप सब कुछ लिख सकते हो। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ गया लोगों के पास, कारण गवर्नमेंट लोन दिया होगा, गवर्नमेंट लोन दिया होगा। इंक्रीज इन ये, जोर से बोलो। नहीं नहीं, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, अभी रुको, अभी बाकी है पिक्चर। अब क्वेश्चन है, मतलब अब एग्जामिनर को तुमको आंसर में बताना है कि ये एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट क्या होगा, एक एक करके। सब कुछ सुनो प्लीज, लिखने पे फोकस कम करो। एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में, अपने डिस्कस किए हैं, सब सही बोलना। प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा? प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा? अरे एक्सेस डिमांड है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सबका डिमांड तो सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, प्राइस पे इंपैक्ट तुम बता दिया कि प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। अरे तभी तो इन्फ्लेशन का बात हो रहा है यहां पर। दूसरा क्वेश्चन, इंप्लॉयमेंट लेवल्स का क्या होगा? हाँ बोलो। जैसा बुलबुल जैसा बात कर रहा है, बोल रहा है इंप्लॉयमेंट लेवल कम होगा, सोसाइटी में लोग और चाहिए, बोलता कम कर देंगे लोग। क्या है भाई, तुम ठीक है देवांश? एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, लॉजिक सोचो, जो रटने का आदत लेकर आया वो गया, बाहर हो जाएगा एकदम। हम क्या बोला था? हम लोग ये कौन सा सिचुएशन पढ़ रहे हैं? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड वो पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन, बोलो बोलो, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट। तो यार एक बात बताओ, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है क्या? नहीं। हाँ, लोगों को जरूरत है क्या? हाँ, बट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं क्या? ना, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे। दूसरा बात, तीसरा सवाल, आउटपुट बढ़ सकता है क्या? नहीं। अगर आउटपुट बढ़ सकता था तो बढ़ा ही लेते, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? अब तुम समझ रहे कितना टेक्निकल बात है, कितना नीचे तक अपने को घुसना पड़ रहा है, हाँ या ना बोलो? यस। तो इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, हेडिंग डालो, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। हम इसीलिए बोला था आज का क्लास सबसे डीप और हैवी होने वाला है। इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट।
तो प्राइस पे इंपैक्ट, राइजेस ब्रैकेट में इन्फ्लेशन, कॉजेज इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ेगा, प्राइस ऊपर भागेगा सर, प्राइस ऊपर भागेगा एवरीबॉडी। बी, आउटपुट नो चेंज, employment no change as already at full level, no change as already at full level, as already at full level। आ गया? आप लोग देखो जर्नी, आप लोग देखो जर्नी, क्रिस्टल क्लियर है? तो देखो एक बार मैं यहां तक, अच्छा आंसर खत्म नहीं हुआ अभी भी, आंसर अभी भी बाकी है ये वाला। 6 में 6 अभी भी एग्जामिनर नहीं दिया आपको, 4 ही दिया अभी भी, 2 नंबर अभी भी बाकी है। अभी ध्यान से सुनना, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं आपको बताया कि भाई एक्सेस डिमांड का मतलब जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, जब बोलो हो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो। कौन सा एग्रीगेट सप्लाई से? एग्रीगेट सप्लाई है मतलब जब पूरा इंप्लॉयमेंट पे, तब जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड है वो है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन। क्या होगा? ठीक है, एक्सेस डिमांड का क्या क्या रीजन है? हाउस होल्ड खर्च, एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो भी 4 चीजें आती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे। अरे डिमांड कौन कौन कर सकता है सोसाइटी में? मेरे आपके जैसे लोग, फर्म्स, गवर्नमेंट, या बाहर की दुनिया हमसे डिमांड कर सकती है। यस और नो, ये चारों के खर्चों को जोड़ दीजिए, इतना ही तो बात है, हो गया। या मनी सप्लाई, या मनी सप्लाई। अरे भाई मेरे पास पैसा है, लोन सस्ता में मिल गया, मेरे पास सस्ता में लोन आया, हम ले लिया, लोन मिला हम ले लिया। अब इकोनॉमी में, अभी इकोनॉमी में हम इस पैसा को सर्कुलेट करेगा, या कैसे सर्कुलेट करेगा? खर्चा करके। तो डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। इसका इंपैक्ट क्या होगा? प्राइसेस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, नो चेंज। अरे क्यों? प्राइस क्यों बढ़ेगा एक्सेस डिमांड की वजह से? क्योंकि प्रोड्यूसर चाहेगा ना जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो खत्म हो। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता क्योंकि ऑलरेडी लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। आउटपुट नहीं बढ़ा सकता क्योंकि सारे के सारे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। आउटपुट तो आप कैसे कैसे बढ़ाते हो? एम्प्लॉय करके, सब तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। गाइस ईमानदारी से बताना किसको किसको 100% क्लियर ऑफलाइन, कम ऑन यार, चमका बात। ऑनलाइन वालों 100% यस और नो, कम ऑन यार। ठीक है, ठीक है, अब आगे सुनो। अब एक क्वेश्चन, मतलब ये इसी के अंदर चल रहा है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे करेगा? एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे करेगा? मेजर्स टू कंट्रोल एक्स्ट्रा डिमांड या एक्सेस डिमांड। तो आप लोग बस ये समझ लो कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का 2 तरीका है। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का 2 तरीका है। दो तरीका है एक्स्ट्रा डिमांड को कंट्रोल करने। एक, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब सिंपल भाषा में समझना आपको, मतलब आरबीआई इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम को ले आएगा कहानी में। पहला तरीका, कैसे वो हम बात करेंगे केवल। दूसरा तरीका, फिस्कल पॉलिसी। क्या? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट खुद ही बीच में खुद जाएगा। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है सर? गवर्नमेंट खुद ही बीच में टांग अड़ाए। फिस्कल पॉलिसी, देखो मॉनिटरी पॉलिसी में क्या होता है? आरबीआई टेक्स एक्शन,
और यहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली टेक्स एक्शन, गवर्नमेंट डायरेक्टली टेक्स एक्शन। पहले मैं आपको फिस्कल पॉलिसी खत्म करवाता हूं समझा के, इधर देखो सर। एक बात बताना, इकोनॉमी में डिमांड क्यों बढ़ा, शांति से सुनना, क्योंकि लोगों के पास क्या था, बोलो क्या था। तो गवर्नमेंट सोचता है एक काम करते हैं, पैसा ही तो प्रॉब्लम है ना, छीन लो सबका पैसा। क्या करो, देख अगर तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग खुद आंसर दे रहे हैं, तो ये मत बोलना कि लर्न नहीं करवाए। इंक्रीज टैक्सेस, पहला पॉइंट इंक्रीज टैक्सेस, तो ये अपने लोग का हो गया। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन पहले लिख लो यार, लिख लो। इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, it is the policy of government expenditure and revenue, it is the policy of government expenditure and revenue, it is the policy of government expenditure and revenue। खत्म। अब सुनना ध्यान से, देखो इधर एक, अब गवर्नमेंट का मेजर्स बता रहे हैं। पहला आप लोग ने बोला क्या करो, इंक्रीज टैक्सेस, जिससे लोगों के पास जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगा कि घटेगा, एकदम सही। इंक्रीज टैक्सेस रिड्यूस मनी सप्लाई। अगर सोचेगा और समझेगा तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, सुनते चलना। रिड्यूसेस मनी सप्लाई, पहला तरीका तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट और सोच रहा और क्या करे, आप लोग सोचो, गवर्नमेंट इकोनॉमी में अभी बहुत ज्यादा ब्रिजेस बनवा रहा है, आप लोग देखते हो ना, रेलवेज बनवा रहा है। गवर्नमेंट इकोनॉमी में बहुत सारा खर्चा कर रहा है। एक बात बताना, गवर्नमेंट जब खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट एक ब्रिज बनवा रहा है, गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट, एक स्टैचू बनवा रहा है, ठीक है। जब गवर्नमेंट ये खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा करना मतलब गवर्नमेंट का पैसा देना, मतलब लोगों का पैसा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खर्चा बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, घटाना चाहिए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट अगर कम प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करेगा तो लोगों का इनकम कम होगा, लोगों का इनकम कम हो। समझो फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करता है कि इस बार हम लोग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और 1000 एम्प्लॉयज को मौका देंगे। गवर्नमेंट तो एक तरह से खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ निकालेगा ही नहीं, जाओ ऑटोमेटिकली खर्चा कम। क्योंकि अगर 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ये 1000 लोग और डिमांड करेगा, जब ये लोग के पास पैसा आया, ये लोग सामान खरीदेगा। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, गवर्नमेंट लोगों का सैलरी नहीं बढ़ाएगा, ये है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो पॉइंट बी आप लोग लिख लो, पॉइंट बी आप लोग लिख लो, गवर्नमेंट रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन public works like roads, buildings, etc. etc. और तीसरा एक और तरीका है गवर्नमेंट के पास एक और तरीका है। गवर्नमेंट बोलता है एक काम करते हैं, पब्लिक से उधार ले लेते हैं। अब आप लोग बोलेगा कि पब्लिक उधार कैसे देगा, गवर्नमेंट बोलेगा कोई बात नहीं है। मोदी जी बोलेगा कि मित्रों अगले 5 साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बैंक आपको 5% इंटरेस्ट देता है, गवर्नमेंट आपको बोल रहा है 5 साल का 10% देंगे। अब क्या करोगे, हाँ ले ले पैसा, ला ला ला। तो जैसे ही आपका जो पैसा था, जो अदरवाइज शायद आप इकोनॉमी में कुछ खरीदने के लिए खर्चा करते, अब आप वो पैसा किसको दे दिए, कर दिया इकोनॉमी में, पैसा काट दिया। पब्लिक डेट इंक्रीजेस, पब्लिक डेट, गवर्नमेंट इंक्रीजेस पब्लिक डेट by offering higher interest on loans, by offering higher interest on loans।
by offering higher interest on loans, by offering higher interest on loans. हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जरूरी नहीं है ना, बॉन्ड्स को हम अभी बताएगा इसमें, ये वाला अंडरस्टूड एवरीबॉडी। हाँ बोलना, ये तो आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ रहा है इसमें, वो आरबीआई के थ्रू होता है, यहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टली ले रहा है गवर्नमेंट का वेबसाइट से जहां पे ये होता है। क्लियर है? अब मॉनेटरी पॉलिसी में कर कौन रहा है? गवर्नमेंट, बट सामने किसको रख रखा है? आरबीआई। समझना बात को, आरबीआई सबसे पहले किसमें छेड़छाड़ करेगा? क्वांटिटेटिव में। किसमें? अभी हम वो कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा है। बैंक रेट्स, बैंक रेट्स पता है क्या क्या होता है? नहीं, इधर देखो, देवांश को पता, देवांश बोलो। आरबीआई जब लोन देता है, वेरी गुड, एकदम सही। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है। हाँ, शांति से सुन लो ना प्लीज। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है, बराबर। आरबीआई आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब समझो, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को 5% पे लोन देता है तो कमर्शियल बैंक अपने को 10% पे देता है, खुद तो कमाएगा ना। आरबीआई को इकोनॉमी में भी क्या करना है? इन्फ्लेशन के टाइम और पैसा डालना है कि पैसा कम करना है? इकोनॉमी से कम करना है। आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ा देगा। सर इससे क्या होगा? आरबीआई बैंक रेट बढ़ाया तो कमर्शियल बैंक को भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब जो लोग को महंगा इंटरेस्ट देने में डर लगता है वो लोग लोन लेगा क्या? नहीं, इकोनॉमी में पैसा काट दिया। हाँ या ना बोलना। रेजेस बैंक रेट, आरबीआई इंक्रीजेस बैंक रेट। सर बात तो समझ में आ गया, आरबीआई इंक्रीजेस बैंक रेट। अच्छा, बैंक रेट ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है। जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को दिया ना लोन, अगर लॉन्ग टर्म के लिए दिया तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट बताता है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया रेपो रेट। रेपो रेट भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म है। तो भाई लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, हम दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे पब्लिक को डिस्करेज हो जाए, क्योंकि कमर्शियल बैंक को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, पब्लिक डिस्करेज हो जाएगा। तो यानी कि आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट। ठीक है सर? यस सर। अच्छा, बाय द वे, ये पूरा सब कुछ लिखना है अपने को 6 नंबर का क्वेश्चन में, है ना। कुछ भी एक चीज अगर मिस किया, एग्जामिनर वही देखेगा और वही मार्क्स काटेगा, तो प्लीज सुन लेना। अभी नंबर पॉइंट सी, रिवर्स रेपो। क्या बोलो? रिवर्स। अच्छा, तो अब रिवर्स रेपो को तो अपने लोग ऐसे याद रख सकते हैं क्या, कि अगर रेपो रिवर्स रेपो का उल्टा है, तो अगर रेपो रेट बढ़ाएगा तो रिवर्स रेपो रेट घटाएगा, है ना। हाँ, रिवर्स रेपो भी बढ़ाए। सर ये क्या लॉजिक हुआ? रेपो बढ़ाएगा तो रिवर्स रेपो तो घटाना चाहिए सर, लॉजिकली। ऐसे नहीं होता है, सीसो पे नहीं झूला झूले आए हैं। रिवर्स रेपो का मतलब समझिए, रेपो रेट का मतलब है आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक बोलता है हाँ, आरबीआई लोन देता है। ठीक, काफी बार ऐसा होता है कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया, काफी बार ऐसा होता है कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया। कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा को पब्लिक को भी दे सकता है। कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा को, समझो, कमर्शियल बैंक, रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट समझो। रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट ये है कि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है, अब एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। इसका मतलब एक तरफ है आरबीआई,
एक तरफ है आरबीआई मतलब बैंकिंग सिस्टम, और एक तरफ है बाहर वाला लोग मतलब पब्लिक। कमर्शियल बैंक को अब डिसीजन लेना है कि हम ये अपना एक्स्ट्रा पैसा किसको दें। अब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, आरबीआई क्या चाहेगा कि पैसा पब्लिक के पास जाए कि आरबीआई के पास जाए। तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो बढ़ाने का मतलब कमर्शियल बैंक को लालच देना कि कमर्शियल बैंक सुन, अपना एक्स्ट्रा पैसा मेरे को दे, हम इतना इंटरेस्ट देगा। पहले हम 5% देता था, हाँ अब हम 10% देगा। मतलब आरबीआई यहां पे पब्लिक के खिलाफ एक्ट कर रहा है। तो अब कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा कि बेटर है हम आरबीआई को दे इंस्टेड ऑफ पब्लिक। मनी सप्लाई काट दिया, इसीलिए रिवर्स रेपो भी बढ़ाया, इसीलिए रिवर्स रेपो भी बढ़ाया जाता है। सर बात समझ में आया? सर बात समझ में आया? लास्ट पॉइंट सर, लास्ट पॉइंट सर। ऐसे और भी पॉइंट्स है बट इतना लिखने से हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर क्या है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है आरबीआई, गवर्नमेंट जैसे कंपनीज का शेयर्स होता है ना, वैसे गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होता है। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके इकोनॉमी में बॉन्ड्स, जैसे आप लोग सर्च करना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सब गवर्नमेंट बेचता है। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में ये बॉन्ड्स बेचने लगता है। बॉन्ड्स बेचने से क्या होता है, पब्लिक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पब्लिक अपना पैसा खर्चा करने की जगह क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और जो भी पैसा पब्लिक का था वो कम हो गया, यस और नो। याद रखना इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम कर, टैक्स में भी वही किया, टैक्स बढ़ा के, हर जगह गोल वही था, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग था। ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेचता है। क्या करता है, बेचता है, क्योंकि लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे तो लोग पैसा देंगे, पैसा देंगे, काम खत्म। आरबीआई स्टार्ट सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज in the open market. RBI starts selling government securities in the open market. आया समझ में? तो गाइस ये एक टिपिकल आंसर आपका बनता है 3 पेज का, अगर आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? एक्सेस डिमांड का उल्टा क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब एडी इज ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एक्सेस सप्लाई क्या होगा, एएस इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन एडी। हम लोग इसी तरह से आंसर फ्रेम करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए होमवर्क क्या है, यहां तक लर्न कर लेना। लर्न तो हुआ ही है क्लास में, जो लोग सारा क्लास देखा। मैं कल ग्रुप में आप लोग को याद होगा एक समरी वीडियो डाला था 1 hour 35 मिनट्स का, जो बेसिकली 2-3 क्लास को समराइज करता है बढ़िया तरीके। वो भी देख लियो तो काम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, पर ठीक से देखने का जरूरत है। और बाकी जो लोग रेगुलर क्लास किया, कोई वीडियो नहीं, अपना नोट्स पढ़ना शुरू कर। क्रिस्टल क्लियर? गुड बाय।